विद्यार्थियों सादर नमस्कार। हम लोग प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान पर परिचर्चा कर रहे थे। 1936 में प्रकाशित यह उपन्यास प्रेमचंद का सबसे क्लासिक उपन्यासों में से एक माना जाता है और वैश्विक स्तर पर इसने हिंदी उपन्यास विधा को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में भी अपना योगदान दिया। और प्रेमचंद का जन्म भी उनकी मृत्यु भी 1936 में ही होती है और इसी वर्ष ये उपन्यास भी प्रकाशित हुआ था। मैंने इस उपन्यास के हर एक चैप्टर को लेकर के एक एक वीडियो बनाया है, अलग अलग वीडियो, और उसमें बकायदा साथ में व्याख्या भी की है। आपसे निवेदन है कि अगर आप इस उपन्यास को समझना चाहते हैं तो उन वीडियो को देख सकते हैं और अपनी समझ को बेहतर कर सकते हैं। और नेट यूजीसी परीक्षा के लिए, एमए की परीक्षा के लिए और आपके सिलेबस में जहां भी ये शामिल है उसके लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण समझ आप विकसित कर सकते हैं। आपसे आग्रह है कि कृपया वीडियो पूरा देखिए और लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और बार बार देखिए। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो इस प्रक्रिया रेगुलर और निरंतर चलनी चाहिए। हमें कुछ अचीव करना है, कुछ सीखना है, तो उसके लिए प्रयास, और वो भी निरंतर प्रयास का बहुत फर्क पड़ता है। एक दिन तो मैं सुबह घूमने जाता हूँ, फिर दूसरे दिन जाता हूँ, फिर बंद हो जाता हूँ, फिर एक महीने बाद फिर जाता हूँ, फिर 2 महीने बाद फिर जाता हूँ। एक दिन बुक पढ़ता हूँ, 2 दिन पढ़ता हूँ और तीसरे दिन उस बुक को पढ़ना मैं भूल जाता हूँ। उससे काम नहीं चलेगा। रूटीन बहुत जरूरी है, तभी हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं और सीख सकते हैं। हम गोदान में उस बिंदु पर चर्चा कर रहे थे कि जब राय साहब को सूचना मिलती है कि गांव के जो मेरे अंडर काम करने वाले मेरे कुर्की हैं उन्होंने होरी पर जबरदस्ती 200 रुपये डांड किया है, और इसकी सूचना मिलने के बाद वो पहुंचते हैं। लेकिन झिंगुरी और नोखे राम क्या करते हैं कि जब राय साहब उनके पास तलब करते हैं तो उनको अखबार में कुछ पता चलता है, और अखबार में जो अखबार निकलता है ना, उसमें गुमनाम चिट्ठी वो डाल देते हैं और इसमें इस बात की सूचना देते हैं कि राय साहब ने जबरदस्ती होरी से 200 रुपये की वसूली की, और वो इसलिए की कि क्योंकि उसका बेटा गोबर एक विधवा से शादी कर लेता है। बस अब ओंकारनाथ जो बिजली के संपादक थे राय साहब को इसकी सूचना देते हैं, क्योंकि ओंकारनाथ चाहे कैसे भी हो उनमें कमियां हो सकती है, लेकिन लगातार इन लोगों की धज्जियां उड़ाने में, इनकी आलोचना करने में उनका कोई सानी नहीं था। तो राय साहब को इस बात की सूचना देते हैं कि भाई ये मेरे पास चिट्ठी आई है, अब ये सच है या झूठ है मुझे नहीं पता, मैं इसकी पूरी इंक्वायरी करूंगा और मैं इसको पब्लिश करूंगा अखबार में। और तब आपकी जो महान छवि है ना बनी हुई, ये छवि भर भरा करके गिर जाएगी, खत्म हो जाएगी। तब आप जनता को क्या जवाब देंगे? आप तो जमींदार हैं और काउंसिल में भी हैं, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है आपके ऊपर, तो आपको इन सारी चीजों का जवाब देने की आवश्यकता है। आप तब कैसे जवाब देंगे? अब राय साहब उनके पास पहुंचते हैं, तब क्या होता है? बेशक वह ऐसी खबरें नहीं छापते, ऐसी टिप्पणियां नहीं करते कि सिर पर कोई आफत आ जाए, फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। इस इन काले कानूनों के युग में वह और कर ही क्या सकते हैं, मगर वह क्यों सांप के बिल में हाथ नहीं डालते? इसलिए तो कि उनके घर वालों को कष्ट न उठाना पड़े, और उनकी सहिष्णुता का उन्हें यह पुरस्कार मिल रहा है। क्या अंधेर है, उनके पास रुपये नहीं है तो बनारसी साड़ी कैसे मंगा दे? डॉक्टर सेठ और प्रोफेसर भाटिया और न जाने किन किन की स्त्रियां बनारसी साड़ियां पहनती है, तो वह क्या करे? ये देखिए, ओंकारनाथ की विडंबना है। वो संपादक है और मतलब फालतू के, अगर चाहते तो बहुत सारे पैसे लूट सकते हैं, लेकिन उन्होंने वो रास्ता कभी नहीं अपनाया। सच्चाई के रास्ते पर चलने का प्रण किया, और उसमें तो आप जानते हैं बहुत सी बाधाएं होती है। उन बाधाओं का आपको हर दिन हर पल सामना करना होता है। ओंकारनाथ उन सारी बाधाओं का सामना करने के लिए
तैयार हैं, इसीलिए उन्हें इस प्रकार की गरीबी या कह सकते हैं कि परिवार के जो लोग डिमांड कर रहे हैं उनकी डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। वो क्यों उनकी पत्नी इन साड़ी वालियों को अपनी खद्दर की साड़ी से लज्जित नहीं करती। उनकी खुद तो यह आदत है कि किसी बड़े आदमी से मिलने जाते हैं तो मोटे से मोटे कपड़े पहन लेते हैं और कोई कुछ आलोचना करे तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार रहते हैं। उनकी पत्नी ने क्यों नहीं उनकी पत्नी में क्यों वही आत्मा अभिमान नहीं है। देखिए, मैंने कहा ना कि वो समय भी था कि जिसमें खादी को स्वदेशी आंदोलन के साथ जोड़ रहे थे गांधी जी। तो स्वदेशीता की बात चल रही थी, खादी चरखा की बात चल रही थी और विदेशी परिधानों या मार्केट की उन चीजों का बहिष्कार भी चल रहा था। तो सादगी उस समय एक बहुत बड़ा वैल्यू हुआ करती थी। आज का जमाना बहुत डिफरेंट है, आप जानते ही है ना। आपने वो किस्सा पढ़ा होगा ना, प्रेमचंद के फटे जूते, और वो फोटो भी आपने कई बार सोशल मीडिया पर देखा होगा। तो प्रेमचंद की गरीबी या उस दौर में कोई भी सिंपल रह रहा है, सादे कपड़े पहन रहा है और खर्चा बहुत कम कर रहा है, फालतू की चीजों में दिखावा नहीं कर रहा है, तो उसको लोग फॉलो करते हैं। और आपको पता ही है गांधी को लोग इसलिए फॉलो करते थे कि गांधी जो जीवन में करते थे वही दुनिया को भी कहते थे। उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं था। नहीं तो वो चाहते तो अपने सारे बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन दिलवा सकते थे उस समय, लेकिन उन्होंने कभी किसी अपने एक भी बच्चे के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं किया। और उनकी विरासत गांधी नेहरू, आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाते बाद में। और ऐसी बात नहीं है कि उनका इन्फ्लुएंस नहीं था, बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस था, लेकिन उन्होंने उसका कहीं कोई अपने खुद के हित के लिए, अपने परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए उसका कभी उपयोग नहीं किया। तो सादगी एक बहुत बड़ा वैल्यू हुआ करता था। और कहीं न कहीं ओंकारनाथ उसी की बात कर रहे हैं कि दिखावा करने की और महंगी महंगी चीजें पहन करके हमें उन चीजों में फंसने की क्या आवश्यकता है। सादगी ही हमारा सबसे बड़ा मूल्य है और सादगी ही हमारी सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है और हम उसी को फॉलो करेंगे। वह क्यों दूसरों का ठाट बाट देखकर विचलित हो जाती है। उसे समझना चाहिए कि वह एक देशभक्त पुरुष की पत्नी है। देशभक्त के पास अपनी भक्ति के सिवा और क्या संपत्ति है। इसी विषय को आज के आलेख का विषय बनाने की कल्पना करते करते उनका ध्यान राय साहब के मामले की ओर आ पहुंचा। राय साहब सूचना पर क्या उत्तर देते, यह देखना है। अगर वह अपनी सफाई देने में सफल हो जाते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वह यह समझे कि औकारनाथ दबाव भय या मुलाहजे में आकर अपने कर्तव्य से मुंह फेर लेंगे तो यह उनका भ्रम है। तो कह रहा है कि हम देशभक्त हैं और मैं सच्चाई के पक्ष में ही खड़ा रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने राय साहब को इस बात की सूचना पहुंचा दी। तो बिजली संपादक तो बड़े ही आदर्शवादी और सात्विक जीवन जीने वाले प्राणी थे, तो उन्हें आप क्या ही बोलिएगा। उन्हें न कुछ पाने का उन्हें कुछ न कुछ पाने की जरूरत थी, न कुछ खोने का गम था, है ना, कि उन्हें कुछ खोने का डर नहीं था। वो कहा ना कि दुनिया के मजदूरों तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास पाने के लिए सारा जहां है और खोने के लिए कुछ भी नहीं है। सारा संसार तुम्हारा ही है, इसलिए तुम अपने आप को एक करके, अंबेडकर साहब कहते हैं ना कि संघर्ष करना होगा, संगठित होना होगा और अपने आप को शिक्षित करना होगा। और अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं या इस तरह के रास्ते पर चल रहे हैं तो आपको उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार भी रहना होगा। नहीं तो आप कंप्रोमाइज कीजिए और ऐश की जिंदगी जिए। बहुत अवसर है दुनिया में, है ना। राय साहब सूचना का क्या उत्तर देते यह देखना है। अगर
वो अपनी सफाई देने में सफल हो जाते हैं, तब तो कोई बात नहीं। बाकी ओंकारनाथ को कोई भ्रम नहीं था। इस सारे तप और साधना का पुरस्कार उन्हें इसके सिवा और क्या मिलता कि अवसर पड़ने पर वह इन कानूनी डकैतों का भंडाफोड़ करें। उन्हें खूब मालूम है कि राय साहब बड़े प्रभावशाली जीव हैं। कौंसिल के मेंबर तो हैं ही, अधिकारियों में भी उनका काफी रसूख है। वह चाहे तो उन पर झूठे मुकदमे चलवा सकते हैं, अपने गुंडों से राह चलते पिटवा सकते हैं, लेकिन ओंकार इन बातों से नहीं डरता। जब तक उसकी देह में प्राण है, वह आतताइयों की खबर लेता रहेगा। मैंने कहा ना कि उनमें बहुत सारी कमियां हो सकती है, लेकिन एज ए संपादक के रूप में, अपने काम के रूप में वो पूरी निष्ठा के साथ में काम करते हैं। उन्हें कोई स्वार्थ नहीं है। सहसा मोटर कार की आवाज सुनकर बच्चों के तुरंत कागज लेकर अपना लेख आरंभ कर दिया और एक ही क्षण में राय साहब ने उनके कमरे में कदम रखा। ओंकारनाथ ने न उनका स्वागत किया, न कुशल क्षेम पूछा, न कुर्सी दी। उन्हें इस तरह देखा मानो कोई मुलाजिम उनकी अदालत में आया हो और रौब से मिलते हुए स्वर में पूछा, आपको मेरा पुर्जा मिल गया था? मैं वह पत्र लिखने के लिए बाध्य नहीं था। मेरा कर्तव्य यह था कि स्वयं उसकी तहकीकात करता, लेकिन मुरोवत में सिद्धांतों की कुछ न कुछ हत्या करनी ही पड़ती है। क्या उस संवाद में कुछ सत्य है? वो कह रहे हैं कि मुरोवत यानी कि आपकी हमारी दोस्ती है ना, इसलिए मुझे आपसे कंसल्ट करना पड़ा। अगर ऐसा न होता तो मैं उसकी तहकीकात खुद करता, उसका पता लगवाता मैं, और मैं उसको पब्लिश कर देता। लेकिन आप क्या करेंगे? आप हमारे मित्र जो ठहरे, तो हमें आपसे कंसल्ट करना पड़ रहा है और मैं कंसल्ट कर रहा हूं। राय साहब उसका सत्य उन्हें अस्वीकार न कर सके। हालांकि अभी तक उन्हें जुर्माने के रुपये नहीं मिले थे और वह उनके पाने से साफ इनकार कर सकते थे, लेकिन वह देखना चाहते थे कि महाशय किस पहलू पर चलते हैं। अब राय साहब को पैसा तो नहीं मिला था, पैसा तो गांव के उन चमचों ने लिया था, लेकिन राय साहब भी क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं। ओंकारनाथ ने खेद प्रकट करते हुए कहा, अब तो मेरे लिए इस संवाद को प्रकाशित करने के सिवा और कोई मार्ग नहीं है। मुझे इसका दुख है कि मुझे अपने एक परम हितैषी मित्र की आलोचना करनी पड़ रही है, लेकिन कर्तव्य के आगे व्यक्ति कोई चीज नहीं। संपादक अगर अपना कर्तव्य न पूरा कर सके तो उसे इस आसन पर बैठने का कोई हक नहीं है। वो क्या कह रहे हैं कि मुझे मेरे धर्म का निर्वाह करना है, मेरा कर्तव्य है। अगर मैं संपादक हूं तो मुझे सच्चाई को छापना ही चाहिए। अगर मैं सच्चाई को नहीं छाप पा रहा हूं, अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूं, तो मुझे इस पद को छोड़ देना चाहिए। राय साहब कुर्सी पर डट गए और पान की गिलोरियां मुंह में भरकर बोले, लेकिन यह आपके हक में अच्छा न होगा। मुझे जो कुछ होगा होना है पीछे होगा, आपको तत्काल दंड मिल जाएगा। अगर आप मित्रों की परवाह नहीं करते तो मैं भी उसी कैंडे का आदमी हूं। फिर राय साहब ने सीधा चैलेंज किया उनको कि लेकिन आपके लिए यह अच्छा न होगा। अगर आप हमारी मित्रता को नहीं समझ रहे हैं तो फिर मैं भी किसी चीज की परवाह नहीं करूंगा। ये आप जान लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। ओंकारनाथ ने शहीद का गौरव धारण करके कहा, इसका तो मुझे कभी भय नहीं हुआ। जिस दिन मैंने पत्र संपादन का भार लिया, उसी दिन प्राणों का मोह छोड़ दिया और मेरे समीप एक संपादक की सबसे शानदार मौत यही है कि वह न्याय और सत्य की रक्षा करता हुआ अपना बलिदान कर दे। अब देखिए, उन्होंने भी अपना बात बोल दी कि मैं संपादक हूं और मैंने जिस दिन ये काम लिया था उस दिन मुझे पता था कि बहुत सारे रिस्क है, और मैंने कहा कि मेरे प्राण कभी भी जा सकते हैं और मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए अपने प्राण देना अपना धर्म समझता हूं, अपना कर्तव्य समझता हूं। इसलिए आप जो कुछ करना चाहे कर सकते हैं, मुझे अपना काम करना ही है। अच्छी बात है, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। मैं अब तक आपको मित्र समझता आया था, मगर अब आप लड़, लड़ने ही पर तैयार हैं तो लड़ाई ही सही। आखिर में आपके पत्र का 5 गुना चंदा क्यों देता हूं? केवल इसलिए कि वह मेरा गुलाम बना रहे। मुझे परमात्मा ने रईस बनाया है। 75 रुपया देता हूं इसलिए कि आपका मुंह बंद रहे। जब आप घाटे
का रोना रोते हैं, सहायता की अपील करते हैं, और ऐसी शायद ही कोई तिमाही जाती हो जब आपकी अपील न निकलती हो, तो मैं ऐसे मौके पर आपकी कुछ न कुछ मदद कर देता हूँ। किस लिए दीपावली, दशहरा, होली मैं आपके यहाँ बोना भेजता हूँ और साल में 25 बार आपकी दावत करता हूँ। किस लिए आप रिश्वत और कर्तव्य दोनों साथ साथ नहीं निभा सकते। अब देखिए राय साहब बोल रहे हैं कि मैं आपके पेपर को चंदा भी देता हूँ और भी पैसा देता हूँ, आपको दावतें देता हूँ, खर्चा करता हूँ, और आप जब बोलते हैं कि हमारे पेपर में को निकालने का पैसा खत्म हो गया और रोना रोते हैं, तब मैं मदद करता हूँ, तो किस लिए करता हूँ? क्या आप उसको भी नहीं समझते? ओंकारनाथ उत्तेजित होकर बोले, मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। राय साहब ने फटकारा, अगर ये व्यवहार रिश्वत नहीं तो रिश्वत क्या है? जरा मुझे समझा दीजिए। क्या आप समझते हैं आपको छोड़कर वो सभी गधे हैं जो निस्वार्थ भाव से आपका घाटा पूरा करते हैं? निकालिए अपनी बही और बताइए, अब तक आपको मेरी रियासत से कितना मिल चुका है? मुझे विश्वास है हजारों की रकम निकलेगी। अगर आपको स्वदेशी स्वदेशी चिल्लाकर विदेशी दवाओं और वस्तुओं का विज्ञापन छापने में शर्म नहीं आती, तो मैं अपने असमियों से डांड, तावान और जुर्माना लेते क्यों शर्माऊं? वो कह रहे हैं कि आप तो अपने अखबार में स्वदेशी स्वदेशी बात की बात करते हैं, लेकिन विज्ञापन विदेशी दवाइयों के छापते हैं। और अगर हमें मैं मेरी रियासत के जो तमाम लोग हैं उनसे डांड नहीं लूंगा, उनसे लगान नहीं वसूलूंगा, तो मेरा काम कैसे चलेगा? तो आप इस प्रकार से दो मुही जिंदगी नहीं जी सकते हैं, इस तरह की बातें नहीं कर सकते हैं आप। अब राय साहब उसको घेरने की बात कर रहे हैं। न समझिए कि आप ही किसानों के हित का बिड़ा उठाए हुए हैं। मुझे किसानों के साथ जलना मरना है। मुझसे बढ़कर दूसरा उनका हितैषी नहीं हो सकता। लेकिन मेरी गुजर कैसे हो? अफसरों को दावतें कहाँ से दूं? सरकारी चंदे कहाँ से दूं? खानदान के सैकड़ों आदमियों की जरूरतें कैसे पूरी करूं? मेरे घर का खर्चा है। मेरे घर पर क्या खर्चा है ये शायद आप जानते हो। तो क्या मेरे घर में रुपये पलते हैं? आएगा तो असामियों ही के घर से। ठीक है। राय साहब कह रहे हैं कि भाई चंदा तो उन्हें ही देना है ना, जो हमारे असामी है, जो हमारे रियासत में जो लोग रहते हैं, उन्हीं के पैसे से तो हम लोग सारा खर्चा कर रहे हैं। हमारे घर में तो पैसे पैदा नहीं हो रहे हैं। आपको ये चीज समझने की आवश्यकता है। और आप समझदार हैं, आप सब कुछ जानते हैं, उसके बावजूद भी इन सारी चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। यह तो अच्छी बात नहीं है संपादक महोदय। आप समझते होंगे जमींदार और तालुकेदार सारे संसार का सुख भोग रहे हैं। उनकी असली हालत का आपको ज्ञान नहीं। अगर वह धर्मात्मा बनकर रहें तो उनका जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। अफसरों को डालियां न दे तो जेल खाना घर हो जाए। हम बिच्छू नहीं है कि अनायास ही सबको डंक मारते फिरे। न गरीबों का गला दबाना कोई बड़े आनंद का काम है, लेकिन मर्यादाओं का पालन तो करना ही पड़ता है। जिस तरह आप मेरी रईसी का फायदा उठाना चाहते हैं, उसी तरह और सभी हमें सोने की मुर्गी समझते हैं। आइए मेरे बंगले पर तो दिखाऊं कि सुबह से शाम तक कितने निशाने मुझ पर पड़ते हैं। कोई कश्मीर से शाल दुशाला लिए चला आ रहा है, कोई इत्र और तंबाकू का एजेंट है, कोई पुस्तकों और पत्रिकाओं का, कोई जीवन बीमे का, कोई ग्रामोफोन मेरे लिए सिर सवार है, कोई कुछ चंदे वाला तो अनगिनती। क्या सबके सामने अपना दुखड़ा लेकर बैठ जाऊं? ये लोग मेरे द्वार पर दुखड़ा सुनाने आते हैं मुझे उल्लू बनाकर मुझसे कुछ ऐंठने के लिए। आज मर्यादा का विचार छोड़ दूं तो तालियां पीटने लगे। हुकाम को डालियां ना दूं तो बागी समझा जाऊं। तब आप अपने लेखों से मेरी रक्षा करेंगे। अब देखिए राय साहब अपना पूरा किस्सा सुना रहे हैं कि हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, हमें कितना कुछ करना पड़ता है। उसके लिए हमारी इनकम सोर्स तो हमें चाहिए ना भाई। हम किस किस पर डिपेंड रहेंगे, और हमें तो सबको कुछ न कुछ दिखाना होता है, और तमाम तरह की मर्यादाओं का हमें पालन करना होता है, और उन्हीं मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं हम। कांग्रेस में शरीक हुआ उसका तावान अभी तक देता आता हूँ। काली किताब में नाम दर्ज हो गया। मेरे सिर पर कितना कर्ज है यह भी कभी आपने पूछा है? अगर सभी महाजन डिग्रियां करा ले तो हाथ
कि अंगूठी तक बिक जाएगी। आप कहेंगे, क्यों यह आडंबर पालते हो? कहिए, 7 पुश्तों से जिस वातावरण में पला हूं, उससे अब निकल नहीं सकता। घास छिलना मेरे लिए असंभव है। मैंने कहा ना कि मतलब ये हमारे खून में आ चुका है। मैं क्या करूं? मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता और मुझसे घास घास नहीं छिली जा सकती। अब हम जागीरदार हैं भाई। आपके पास जमीन नहीं, जायदाद नहीं, मर्यादा का जमेला नहीं। आप निर्भीक हो सकते हैं, लेकिन आप भी दुम दबाए बैठे रहते हैं। आपको कुछ खबर है अदालतों में कितनी रिश्वतें चल रही है, कितने गरीबों का खून हो रहा है, कितनी देवियां भ्रष्ट हो रही है। ये बुता लिखने का सामग्री मैं देता हूँ, प्रमाण सहित। अब राय साहब बोलते हैं कि सिर्फ आप हमें ही घेरते हैं और हम तो आपके लिए इतना सारा चंदा देते हैं। उन चीजों को देखिए कि अदालतों में क्या हो रहा है, कानून किस प्रकार से पैसों के दम पर खरीद रहा है, बिक रहा है, उसकी क्या दुर्दशा है। मैं आपको प्रमाण देता हूं। क्या आप लिख सकते हैं? क्या आप उस पर छापने को तैयार हैं? आपकी इतनी छोटी सी दुनिया है, आपको पता नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। ओंकारनाथ कुछ नर्म होकर बोले, जब कभी अवसर आया है मैंने कदम पीछे नहीं हटाया। राय साहब भी कुछ नर्म हुए। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि दो एक मौके पर आपने जवाबमर्दी दिखाई है, लेकिन आपकी निगाह हमेशा अपने लाभ की ओर रही है, प्रजा हित की ओर नहीं। आंखें न निकालिए और न मुंह लाल कीजिए। जब कभी आप मैदान में आए हैं, उसका शुभ परिणाम यही हुआ कि आपके सम्मान और प्रभाव और आमदनी में इजाफा हुआ है। अगर मेरे साथ भी आप वही चाल चल रहे हैं तो आपकी खातिर करने को तैयार हूँ। रुपये न दूंगा क्योंकि वह रिश्वत है। आपकी पत्नी जी के लिए कोई आभूषण बनवा दूंगा। हे मंजूर, अब मैं आपसे सत्य कहता हूँ कि आपको जो संवाद मिला वह गलत है, मगर यह भी कह देना चाहता हूँ कि अपने और सभी भाइयों की तरह मैं भी असामियों से जुर्माना लेता हूँ और साल में 5,000 रुपये मेरे हाथ लग जाते हैं। और अगर आप मेरे मुंह से यह खोर छीनना चाहेंगे तो आप घाटे में रहेंगे। आप भी संसार में सुख से रहना चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ। इससे क्या फायदा है कि आप न्याय और कर्तव्य का ढोंग रचकर मुझे भी जोर जेरबार करें, खुद भी जेरबार हो। जेरबार मतलब परेशान हो। हम दोनों मिल के चलेंगे तो दोनों का फायदा है। दिल की बात कहिए, मैं आपका बेरी नहीं हूँ। आपके साथ कितनी ही बार एक चौके में एक मेज पर खा चुका हूँ। यह भी जानता हूँ कि आप तकलीफ में हैं। आपकी हालत शायद मेरी हालत से भी खराब है। हाँ, अगर आपने हरिश्चंद्र बनने की कसम खा ली है तो आपकी खुशी है, मैं चलता हूँ। अब देखिए, उन्होंने बिल्कुल कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, उस प्रकार की बात कही कि आपकी मर्जी है, मैं तो इनडायरेक्ट रूप से आपकी मदद करने को तैयार हूँ। लेकिन हमारे खर्चे और हमारी जिम्मेदारियां भी देखिए आप, उन सब का निभा भी तो हमें करना होता है और उस निभा को पूरा करने के लिए हमें सब करना होता है। राय साहब कुर्सी से उठ खड़े हुए। ओंकारनाथ ने उनका हाथ पकड़कर संधि भाव से कहा, नहीं नहीं, अभी आपको बैठना पड़ेगा। मैं अपनी पोजीशन साफ कर देना चाहता हूँ। आपने मेरे साथ जो सलूक किए हैं उनके लिए मैं आपका आभारी हूँ, लेकिन यहाँ सिद्धांत की बात आ गई है। आप जानते हैं सिद्धांत प्राणों से भी प्यारे होते हैं। वो कह रहे हैं कि सिद्धांत की बात है और मैं सिद्धांत को प्राणों से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। राय साहब कुर्सी पर बैठकर जरा मीठे स्वर में बोले, अच्छा भाई, जो चाहे लिखो। मैं तुम्हारे सिद्धांत को तोड़ना नहीं चाहता। और तो क्या होगा, बदनामी होगी। हाँ, कहाँ तक नाम के पीछे पीछे मरूं। कौन ऐसा ताल्लुकेदार है जो असामियों को थोड़ा बहुत नहीं सताता। कुत्ता हड्डी की रखवाली करे तो खाए क्या? क्या बोल रहे कि अगर जो कुत्ता है ना हड्डी खाएगा, अगर उसकी रखवाली करेगा तो कैसे काम चलेगा। और हम लोग अगर असामियों से पैसा नहीं लेंगे तो फिर किससे पैसा वसूल करेंगे? हमारा तो इनकम सोर्स वही है भाई, और बाकी आपकी मर्जी। मैं इतना ही कर सकता हूं कि आगे आपको इस तरह की कोई शिकायत न मिलेगी। अगर आपको मुझ पर कुछ विश्वास है तो इस बार क्षमा कीजिए। किसी दूसरे संपादक से मैं इस तरह की खुशामद न करता, उसे सरे बाजार पिटवाता। अब देखिए क्या बोल रहे हैं साहब, अपना औकात पे आ गए कि दूसरा संपादक होता ना तो सरे बाजार उसकी ऐसी तैसी कर देता मैं। ये आप हमारे मित्र है, इसलिए मैं आपसे क्षमा भी मांग रहा हूँ और आपको मैं इस तरह से समझा रहा हूँ।
नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपको तो पता ही है। लेकिन मुझसे आपकी दोस्ती है, इसलिए दबना ही पड़ेगा। यह समाचार पत्रों का युग है, सरकार तक उनसे डरती है। मेरी हस्ती क्या, आप जिसे चाहे बना दे, खैर ये झगड़ा खत्म कीजिए, कहिए आजकल पत्र की क्या दशा है, कुछ ग्राहक बढ़े। अब देखिए वो उसकी बोलेगी ठीक है, जो करना है जो कीजिए, लेकिन बोलिए क्या प्रॉब्लम है। ओंकार नाथ ने अनिच्छा के भाव से कहा, किसी न किसी तरह काम चल जाता है और वर्तमान परिस्थिति में इससे अधिक आशा नहीं रखता। मैं इस तरफ धन और भोग की लालसा लेकर नहीं आया था, इसलिए मुझे शिकायत नहीं है। मैं जनता की सेवा करने आया था और वह यथाशक्ति किए जाता हूँ। राष्ट्र का कल्याण हो, यही मेरी कामना है। एक व्यक्ति के सुख दुख का कोई मूल्य नहीं। क्या कह रहे हैं कि मैं राष्ट्रहित की बात करता हूँ, व्यक्ति के सुख दुख की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इसलिए आपका दुख, आपका कष्ट कोई बहुत बड़ा नहीं है। मैं संपूर्ण राष्ट्र के कल्याण की, उसके विकास की, उसके हित की बात हमेशा से करता रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। और मैं इसी उद्देश्य से इस काम की तरफ आया था। राय साहब ने जरा और सहृदय होकर कहा, यह सब ठीक है भाई साहब, लेकिन सेवा करने के लिए भी जीना जरूरी है। आर्थिक चिंताओं में आप एकाग्रचित होकर सेवा भी तो नहीं कर सकते। क्या ग्राहक संख्या बिल्कुल नहीं बढ़ रही है? बात यह है कि मैं अपने पत्र का आदर्श गिराना नहीं चाहता। अगर मैं आज सिनेमा स्टारों के चित्र और चरित्र छापने लगूं तो मेरे ग्राहक बढ़ सकते हैं, लेकिन अपनी तो वह नीति नहीं। और भी कितने ही ऐसे हथकंडे हैं जिनसे पत्रों द्वारा धन कमाया जा सकता है, लेकिन मैं उन्हें गृहीत समझता हूँ। इसी का यह फल है कि आज आपका इतना सम्मान है। मैं एक प्रस्ताव करना चाहता हूँ, मालूम नहीं आप उसे स्वीकार करेंगे या नहीं। आप मेरी ओर से 100 आदमियों के नाम फ्री जारी कर दीजिए, चंदा मैं दे दूंगा। अब राय साहब क्या बोल रहे हैं, मैं जानता हूँ आप बहुत आदर्शवादी हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि 100 आदमियों को आप फ्री अखबार दीजिए और उसका पैसा या उसका चंदा मैं दूंगा। ओंकार नाथ ने कृतज्ञता से सिर झुकाकर कहा, मैं धन्यवाद के साथ आपका दान स्वीकार करता हूँ। खेद यही है कि पत्रों की ओर से जनता कितनी उदासीन है। स्कूल और कॉलेजों और मंदिरों के लिए धन की कमी नहीं, पर आज तक एक भी ऐसा दानी न निकला जो पत्रों के प्रचार के लिए दान देता। हालांकि जन शिक्षा का उद्देश्य जितने कम खर्च में पत्रों से पूरा कर सकता है, वो किसी तरह नहीं हो सकता। जैसे शिक्षालयों और संस्थाओं द्वारा सहायता मिला करती है, ऐसे ही अगर पत्रकारों को मिलने लगे तो इन बेचारों को अपना जितना समय और स्थान विज्ञापनों की भेंट करना पड़ता है, वह क्यों करना पड़े। मैं आपका बहुत अनुग्रही हूँ। राय साहब ने क्या, नहीं राय साहब ने अपना काम कर दिया, बोला कि ठीक है मैं आपके लिए चंदा देने को तैयार हूँ भाई। राय साहब विदा हो गए। ओंकारनाथ के मुख पर प्रसन्नता की झलक न थी। राय साहब ने किसी तरह की शर्त न की थी, कोई बंधन न लगाया था, पर ओंकारनाथ आज इतनी करारी फटकार पाकर भी इस दान को अस्वीकार न कर सके। परिस्थिति ऐसी आ पड़ी थी कि उन्हें उबरने का कोई उपाय ही न सूझ रहा था। प्रेस के कर्मचारियों का 3 महीनों का वेतन बाकी पड़ा हुआ था। कागज वाले के 1,000 से ऊपर आ रहे थे। यही क्या कम था कि उन्हें हाथ नहीं फैलाना पड़ा। देखिए उनके पास ये भी तो था ना भाई कि अखबार निकालना है तो उसका सारा खर्चा भी तो देना था ना, जो लोग काम करें उनको पैसा देना है, कागज का पैसा देना है, सारा खर्चा कहाँ से आएगा। खर्चा भी वहीं से निकालना है, सब कुछ वहीं से करना है। और उनकी कोई अलग इनकम तो थी नहीं। तो अब इस प्रकार का धर्म संकट जब आन पड़ा तो ओंकारनाथ क्या ही करते। उनकी स्त्री गोमती ने आकर विद्रोह के स्वर में कहा, क्या अभी भोजन का समय नहीं आया, या यह भी कोई नियम है कि जब तक एक न एक बज जाए जगह से न उठो, कब तक कोई चूल्हा अगोरता रहे। अब पत्नी आकर चिल्लाती है कि आप अपने काम में लगे हुए और हम दिन भर चूल्हा चौका करते रहे, बस खाना खाइए फटाफट और जाइए अपना काम कीजिए। ओंकार नाथ ने दुखी आंखों से पत्नी की ओर देखा। गोमती का विद्रोह उड़ गया। वो उनकी कठिनाइयां को समझती थी। दूसरी महिलाओं के वस्त्राभूषण देखकर कभी कभी उनके मन में विद्रोह के भाव जग उठते थे और वह पति को 2 4 उल्टी
कटी सुना जाती थी, पर वास्तव में वह यह क्रोध उनके प्रति नहीं, अपने दुर्भाग्य के प्रति था। और उनकी थोड़ी सी आंच अनायास ही ओंकारनाथ तक पहुंच जाती थी। वो उनका तपस्वी जीवन देखकर मन में कूटती थी और उनसे सहानुभूति भी रखती थी। बस उन्हें थोड़ा सा सनकी समझती थी। उनका उदास मुंह देखकर पूछा, क्यों उदास हो? पेट में कुछ गड़बड़ है क्या? देखिए, पत्नी को पता होता है ना, घर में रहती से मालूम है कि आर्थिक स्थिति बहुत बुरी है, सारी समस्याएं हैं, लेकिन वो भी क्या कर सकती है। वो सब चीजें जीवन का हिस्सा है और जीवन की वास्तविकता है। ओंकारनाथ संशय में पड़ गए। नहीं, गोमती को विश्वास न आया, बोली, झूठे हो, तुम्हें 1500 कहाँ से मिल जाते हैं? हाँ, 15 रुपये को मान लेती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारे सिर की कसम, 1500 मारे। अभी राय साहब आए थे, 100 ग्राहकों को चंदा अपनी तरफ से देने का वचन दे गए हैं। गोमती का चेहरा उतर गया। तो मिल चुके? नहीं, राय साहब वादे के पक्के हैं। मैंने किसी तालुकेदार के वादे का पक्का नहीं देखा। दादा एक तालुकेदार के नौकर थे, साल साल भर तलब नहीं मिलती थी। उसे छोड़कर दूसरे की नौकरी की। उसने 2 साल तक एक पाई न दी। एक बार दादा गर्म पड़े तो मार कर भगा दिया। इनके वादों का कोई करार नहीं। मैं आज ही बिल भेजता हूँ, भेजा करो। कह देंगे कल आना। कल अपने इलाके पर चले जाएंगे, 3 महीने में लौटेंगे। ओंकारनाथ संशय में पड़ गए। ठीक है, ठीक तो है। कहीं राय साहब पीछे से मुकर गए तो वह क्या कर लेंगे? फिर भी दिल मजबूत करके कहा, ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम राय साहब को मैं इतना धोखेबाज नहीं समझता। मेरा उनके यहाँ कुछ बाकी नहीं है। गोमती ने उन्हें संदेह के भाव से कहा, इसी से तो मैं तुम्हें बुद्धू कहती हूँ। जरा किसी से सहानुभूति दिखाई, जरा किसी ने सहानुभूति दिखाई और तुम फूल उठे। मोटे रही से इनके पेट में ऐसे कितने वादे हजम हो सकते हैं? कितने वादे करते हैं? अगर सब पूरा करने लगेंगे तो भीख मांगने की नौबत आ जाए। मेरे गांव के ठाकुर साहब को 2-2, 3-3 साल तक बनियों का हिसाब न करते थे। नौकरों का हिसाब तो नाम के लिए देते थे। साल भर काम किया, जब नौकर ने वेतन मांगा, मार कर निकाल दिया। कई बार इसी नाही नादी हिंदी में स्कूल में उनके लड़कों के नाम कट गए। आखिर उन्होंने लड़कों को घर बुला लिया। एक बार रेल का टिकट उधार मांगा था। राय साहब भी, धोनी के भाई बंद है, चलो भोजन करो और चक्की पीसो। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। यह समझ लो कि बड़े आदमी तुम्हें फटकारते हैं, फटकारते रहे, वही अच्छा है। ये तुम्हें पैसा देंगे तो उसका चौगुना अपने असामियों से वसूल कर लेंगे। अभी उनके विषय में जो कुछ चाहते हो लिखते हो। तब तो ठाकुर सोई ही करनी पड़ेगी। और पत्नी बता रही अपने किस्से की, ये बड़े लोग हैं, इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं है, ये कुछ भी बोलेंगे आपको और बेवकूफ बना करके चले जाएंगे। लेकिन ओंकारनाथ तो राय साहब को अच्छे से जानते थे और उनकी मजबूरियां भी बहुत तगड़ी थी। पंडित जी भोजन कर रहे थे और कोर मुंह में फंसा हुआ जान पड़ता था। आखिर बिना दिल का बोझ हल्का किए भोजन करना कठिन हो गया। बोले, अगर रुपये न दिए तो ऐसी खबर लूंगा कि याद करेंगे। उनकी चोटी मेरे हाथ में है। गांव के लोग झूठी खबर नहीं दे सकते। सच्ची खबर देते तो उनकी जान निकलती है। झूठी खबर क्या देंगे? और बोल रहे हैं कि अब पैसा तो मैं लेके रहूंगा, क्योंकि ये जो चिट्ठी मेरे पास आई है ये चिट्ठी झूठी तो नहीं हो सकती है, क्योंकि गांव के लोग इस तरह के बेईमान गलत काम नहीं कर सकते हैं, यकीन है मुझे। और उनको पैसे की जरूरत है ना भाई। तो वो अपना सारा दिमाग लगा रहे हैं कि राय साहब के खिलाफ मेरे पास जो रिपोर्ट आई है मैं उसको छापूंगा, और राय साहब अगर मेरे साथ धोखा करते हैं तो मैं भी उनको देख लूंगा। मैं अपने आदर्श से गिर गया हूं जरूर, लेकिन इतने पर भी राय साहब ने दगा की तो मैं भी शटता पर उतर आऊंगा। जो गरीबों को लूटता है उसको लूटने के लिए अपनी आत्मा को बहुत समझाना न पड़ेगा। और क्या कह रहे हैं कि जो आदमी गरीबों को लूट सकता है तो उसको लूटने में हमें क्या जा रहा है? फिर मुझे भी
वो सब करना पड़ेगा जो मुझे करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बिजली के संपादक ओंकारनाथ और राय साहब के बीच पूरी बातचीत होती है। एक तरफ राय साहब के खिलाफ उसके पास चिट्ठी आती है और एक तरफ इसकी मजबूरी है कि इसके पास पैसा नहीं है, अखबार को चलाना है, बहुत सादा जीवन जीते हैं, बहुत बाकी किसी तरह का खर्चा नहीं है, फिर भी अभाव ही अभाव है। तो समझिए कि दोनों की अपनी मजबूरियां हैं। एक तरफ महान आदर्श की बात है, एक तरफ महान मर्यादा की बात है, और जमींदार की अपनी मर्यादाएं हैं और संपादक की अपनी मजबूरियां हैं। लेकिन एक तरफ उसको नैतिकता के रास्ते पर भी चलना है, लेकिन एक तरफ उसे पैसों की भी जरूरत है। जिस मीडिया की हम आजकल बात करते हैं ना, जिसको हम आजकल गोदी मीडिया कहते हैं, बिका हुआ मीडिया कहते हैं, उससे तो बहुत बेहतर मीडिया है, उससे तो बहुत ही अच्छा मीडिया है ना ये। तो इस मीडिया की जो भूमिका है हमेशा किस तरह की रहती है, आप उसको भी समझ सकते हैं। और उस दौर का संपादक क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, जब सिर्फ प्रिंट मीडिया ही हुआ करता था। आज तो आप देखिए सोशल मीडिया, न जाने कितना मीडिया हो चुका है, हर आदमी के हाथ में मीडिया है। कोई भी मोबाइल से रिपोर्ट बना सकता है, वीडियो बना सकता है, किसी को भी रिकॉर्ड कर सकता है। मोबाइल हर आदमी के हाथ में क्या है, मीडिया रिपोर्टर की तरह है कि हम कहीं पर भी किसी को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, सुन सकते हैं, बात का प्रूव ले सकते हैं और उसको वापस सर्कुलेट कर सकते हैं या आगे बढ़ा सकते हैं, उसकी शिकायत कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। तो उस दौर की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता के अंतर को भी यहां हम समझ सकते हैं। और मीडिया हमेशा बिका हुआ हो कोई जरूरी नहीं है, और जो रीढ़ की हड्डी वाला होगा उसे उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। आपने पूरा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने गोदान के बाकी जो अंश है उनको लेकर भी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। आपको उपन्यास समझना है, उपन्यास के बारे में समझना है, तो मेरे चैनल पर आकर के आप दूसरे वीडियो लगातार देखिए, बार बार देखना है और हर बार देखना है। और नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज नया साल 1/1/2025 शुरू हो चुका है, तो नए साल में कुछ प्रतिज्ञाएं करना है, कुछ प्रण करना है और इस साल को बहुत बेहतर करना है। अपनी कमजोरियों को दूर करना है, अपने आप को निरंतर इम्प्रूवमेंट करना है। प्रैक्टिस मेन परफेक्ट, एवरी डे इफ आई डिड माई प्रैक्टिस then one day I make myself successful. So continuous doing workout, continuous reading, continuous working, never give up, never give up, never give up, never give up। हार नहीं मानना है और चलते जाना है। शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए।